हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीईटी के एग्जाम के बारे में। इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों से जितनी मेरे पास क्वेरी है उनका बस एक ही प्रश्न है, सर पीईटी एग्जाम कब है, या फिर इस बार होगा कि नहीं होगा, या फिर कई लोग बोल रहे हैं सर हम 12th में ये सब्जेक्ट हमारा है, क्या हम पीईटी दे सकते हैं। कोई बोलता है पीईटी है क्या, हम कैसे फॉर्म भरेंगे, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। यूं कहें कि मैंने कुछ स्टडी किया है सिस्टमेटिकली पीईटी के बारे में, और जितना भी नॉलेज पीईटी के बारे में है मैं आज आपको डिस्कस करके पूरा बताने वाला हूं। बल्कि आज के बाद इन फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रश्न पीईटी के बारे में आपके मन में आज के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं एमपीपीईटी। एमपीपीईटी का पूरा नाम है मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ठीक है, पीईटी माने एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है जिसका पूरा नाम है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है कि सर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भैया इसको एग्जाम को पहले व्यापम कंडक्ट किया करता था। व्यापम का पूरा नाम हुआ करता था व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल, लेकिन अब इसको करवाता है पीईबी। व्यापम का ही नाम चेंज हुआ है, अब हम बोलते हैं व्यापम को पीईबी, और पीईबी का नाम है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। आज हमारे एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उन्हें अधिकांश एग्जाम को पीईबी कंडक्ट करवाता है। तो इसका आंसर भैया ये है, हमें ये एग्जाम अगर कंडक्ट कोई करवाएगा तो वो करवाएगा पीईबी। ध्यान रहे ना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। फिर एक क्वेश्चन आया सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं इस एग्जाम। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भैया आप किसी भी स्ट्रीम से पेपर दें पीईटी में, इसमें कुल प्रश्न होते हैं 200। ध्यान से सुने, कुल प्रश्न होते हैं 200। अब बात ये आ रहा है कि 200 प्रश्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसका आंसर यहाँ नहीं दे पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जो पूछा हुआ है कि सर इसमें एग्जाम कोड क्या होता है। एग्जाम कोड से आपको बहुत चीज मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, सबसे अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन वो तैयारी करने के बावजूद भी वो कोड गलत भर देते हैं। अगर आपने कोड गलत भरा तो यकीन मानना आपने साल भर जो मेहनत की वो खराब हो जाएगी। ध्यान से सुनना, जो मेरी बात सुन रहे हैं, पीईटी में 4 कोड होते हैं। ध्यान से सुने, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और AG123। ध्यान रखना, 4 कोड रिपीट कर रहा हूँ, PCA, PCM, PCB और AG123। अब कुछ नहीं आ रहा है PCB कौन देगा, तो PCB माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अंक कैसे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, PCB माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी माने 50 का फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 का बायोलॉजी। या यूं कहें जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं या जिनके बायोलॉजी सब्जेक्ट से वो 12 कर रहे होते हैं या कर चुके हैं, उनके लिए पीसीबी कोड अपन सजेस्ट करेंगे। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो बच्चा 12 कर चुका, जो बच्चा आईआईटी कोचिंग कर रहा था या AFEE कोचिंग कर रहा था, अब उसे लग रहा है कि हमें ये एग्जाम देना चाहिए, तो वो पीसीएम कोड भरेगा। तो पीसीएम कोड बोले तो 50 का फिजिक्स आएगा, 50 केमिस्ट्री आएगा, 100 का मैथ आएगा। पीसीए, कई बच्चे बाई मिस्टेक, ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे एजी वाले पीसीए भर देते हैं, जो गलत हो जाता है बच्चों का। पीसीए मान होता है 50 का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री, 100 का एग्रीकल्चर। अगर आपने ऐसा भर दिया तो समझ लें आपने गलत फॉर्म भर दिया है भैया, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्जाम कोड जो होता है वो होता है, सही एग्जाम कोड है AG123। चूंकि बच्चों को जानकारी के अभाव में पीसीए भर देते हैं, वो सोचे पीसीए मान एग्रीकल्चर, गलत हो जाता है उनका। क्योंकि गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इस कोड में पीसी का लेवल ज़्यादा रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे ही बच्चों का थोड़ा टिपिकल रहता है, और उससे क्यों देना चाहेगा। जहाँ उसकी मार्किंग 200 में से 148 होनी थी, 167 होनी थी, 180 प्लस होनी थी, वहाँ उसकी मार्किंग 90-100 रह जाए तो क्या मतलब रहा। तो कोड सही भरिएगा। तो हमारा सही कोड होता है AG123। अब AG123 का मतलब समझते हैं, और ये समझते हैं क्या AG123 कोड मैथ वाले बच्चे भर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। पहली बात सुनिएगा, आपका 12th में क्या है, बायोलॉजी है कि मैथ है, इस बात से कोई
किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता कि आप पीईटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे एजी के हो, यूं कहें तीनों स्ट्रीम जरूरी है। मतलब पीईटी वाला एग्जाम को मैथ वाला दे सकता है या फिर बायोलॉजी वाला दे सकता है, और एजी वाला तो दे ही सकता है, और कॉमर्स वाले नहीं दे सकते, सॉरी बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ बच्चों ने कॉमर्स लिया था 12th में, या तो देखो कॉमर्स वाले बच्चे अगर पीईटी एग्जाम देना चाहें, या तो भैया वो 11 के बाद कॉमर्स ले रहे हैं तो या तो सब्जेक्ट चेंज करवाएं, वो तीन में से कोई भी ले सकते हैं, मतलब मैथ, बायोलॉजी या एजी, या फिर वो अगर कॉमर्स में है तो वो भी अच्छी लाइन है, आप उसमें मेहनत कीजिएगा। अगर आप 11 कर ही चुके हैं तो आप उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है आपको कॉमर्स में, आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत कहते नहीं बहुत ह्यूज इसमें स्कोप है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। अगर आपका मन नहीं लगता, अन्य स्ट्रीम में आप ले चुके हैं 11th और 12th में आप चेंज करवाना चाह रहे हैं, एजी में आना चाह रहे हैं, वेलकम है, आप आ सकते हैं। तो बात मैं ऐसी कर रहा था, अगर एजी 1 2 3 कोड आपने ले लिया तो एजी 1 का मतलब होता है पीसीएमबी, से अपन कहते हैं एलिमेंट ऑफ साइंस। तो एजी 2 मान होता है क्रॉप प्रोडक्शन, एजी 3 मान होता है एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान से सुनिएगा, एजी 2 माने क्रॉप प्रोडक्शन, एजी 3 माने होता है अपना कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में बात करें तो एजी 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, एजी 1 माने पीसीएमबी, पीसीएमबी माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हर चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 का मैथ, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 का बायोलॉजी, 100 हो गए। तो एजी 2 माने क्रॉप प्रोडक्शन माने फसल उत्पादन, फसल माने 50 का रहेगा अपना क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब रहा अपना 150 गया, 100 50 150 25 50 200 क्वेश्चन टोटल है। 50 का आता है पशुपालन, उसे बोलते हैं एजी 3 एनिमल हस्बेंड्री। तो कोड कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं पर उन्हें कोड का मतलब ही नहीं मालूम। अच्छा, कोड का मतलब नहीं मालूम तो उस स्क्रीन पे पेपर चल रहा है, उसमें लिखा है एजी 1, अब वो समझ नहीं पाए एजी 1 क्या है भैया। तो एजी 1 माने पीसीएमबी एलिमेंट ऑफ साइंस, एजी 2 माने फसल उत्पादन, और एजी 3 माने पशुपालन। ध्यान रखना, इसका मतलब अगर कोई मैथ वाला बच्चा, आप मेरी बात सुनेगा, मैथ वाला बच्चा अगर बायोलॉजी वाला बच्चा अगर इस लाइन से पेपर देना चाहे तो इजी पड़ता है, बायोलॉजी वालों को तो बहुत इजी पड़ेगा। अब बायोलॉजी में जिसने मतलब 12th में बायोलॉजी किया, या जिसने कोचिंग किया, क्रैश कोर्स किया हमारे यहाँ से, या फिर 1 साल वाली कोचिंग की और है उसका बायोलॉजी, उसका अच्छा क्या है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा होने से बायोलॉजी में वो हमारे यहाँ पूरा यूजफुल है। क्रॉप प्रोडक्शन में पूरा फसल पड़ेगी तो फसल पूरी बॉटनी जैसी है, अपन अधिकतर अपन टर्म्स वहाँ यूज करेंगे। पशुपालन में भी पूरा हमारा एनिमल बॉडी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो यहाँ हम वहाँ पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी में यहाँ एनिमल बॉडी पढ़ लेते हैं, यहाँ काम आ गया। तो क्रॉप एनिमल में काम तो आ ही गया, पीसीएमबी में बहुत काम आ गया। आपने बायोलॉजी या मैथ लेके आपने बहुत पीसी का बहुत लेवल बड़ा पढ़ लिया। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक ऐसा मैथ वाले हैं, आपको मैथ में शायद 20-25 टॉपिक चैप्टर मालूम होगा कि हमारे 11th में इतने चैप्टर है, 12th में इतने चैप्टर हैं, ठीक है। लेकिन आप सुनिएगा, पीईटी में केवल 4 चैप्टर हैं मैथ के ओनली। अब सोचिए इसे मैथ बोलूं कि जनरल मैथ बोलूं। अब बच्चे बोले मैं मैथ वाला हूं, मैं मैथ वाले अगर मैं इससे आऊंगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, मैं तो मैथ वाला हूं, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। अरे भैया मैथ वाले हो तो ये आपको फायदा मिल रहा है ना, आपने जब इतना बड़ा मैथ पढ़ लिया है तो इस मैथ पढ़ने में क्या दिक्कत। और 4 टॉपिक आपको गिना दूं, जैसे सीरीज हमारे श्रेणी आएंगी, एपीजीपी एक हो गया, लॉग लघुगणक, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, और अपना ट्रिग्नोमेट्री माने त्रिकोणमिति। अब बताइए त्रिकोणमिति, लघुगणक, सांख्यिकी और श्रेणी, 4 टॉपिक उंगली पे गिना दिए मैंने आपको, मैथ खत्म हो गया आपका पीईटी का। अब आप बताएं इजी है कि नहीं। होता यूं है लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें जब किसी विषय का ज्ञान नहीं होता तो हम ऐसी बात कर देते हैं, अरे हम मैथ वाले हैं, बायोलॉजी वाले, हम कैसे देंगे, हम दे ही नहीं सकते। उन्हें समझाने से बढ़िया मेरी वीडियो दिखा देना भैया, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा टोटल मार्क्स, अभी देखा हुआ, इसका मत देखना। अब मैंने केवल क्वेश्चन है 200 और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है बेटा, तो बताइए कितने मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 200। इसका मतलब है पीईटी एग्जाम में, एमपी पीईटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नोट डाउन, ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि लोग सोचते हैं कि इसमें ये है कि नहीं, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये क्वेश्चन था, आप कर लिए नेगेटिव मार्किंग, तो भैया यहाँ अपन करेंगे नो एनी नेगेटिव मार्किंग इन एमपी पीईटी में। आप जितने अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे 200 की 200 करके आए। अरे भैया जब कटेगा नहीं, हो सकता आपके 4 क्वेश्चन छूट गए, अगर आपने 4 जल्दीबाजी में लगा भी दिए, ठीक है, तो हो सकता है उसमें एक सही निकल जाए, अपना 1 नंबर बढ़ जाए।
अब आईटी जेई या फिर बीएचयू अन्य एग्जाम की बात करते हैं, जैसे एजी में बात करें, आईसीआर एजी में बात करें, बीएचयू जो एजी वाला एग्जाम है, इनमें नेगेटिव मार्किंग है। इनमें किसी भी प्रकार से धूर्मिलट, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, किसी टाइप से अपने अंदाजे से क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए, पर इसमें पीटी में होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है हम 200 की 200 अटेम्प्ट करें भैया, ठीक है, ध्यान रखें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ, कट ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों के मन में रहता है। अब क्या होता है, बच्चे 1 साल कोचिंग कर रहे हैं, उन्हें अगर ये चीज जानकारी नहीं है जो मैं आज जो क्लास ले रहा हूँ, रियल में है तो बेसिक क्लास तो नहीं, सिलेबस में तो नहीं आएगी, नो डाउट, लेकिन ये जानकारी अगर आपको मालूम है, कहते नहीं है मंजिल मिलेगी, ठीक है, रास्ता तो अच्छा सुगम हो, आपको रास्ता अगर मालूम हो जाए कि इसी रास्ते से हम मंजिल पहुंचेंगे तो मंजिल मिल ही जाती है। अब बहुत से बच्चे पढ़ते बहुत है, हार्डवर्क करते हैं, उन्हें इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आएगा, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे कोड भरना चाहिए, साल भर कोचिंग करने में कोड गलत भर दिया तो क्या मतलब ना पढ़ने का, आप बात समझे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ हमें अवेयरनेस भी मिल रही है इसके बारे में। हम किसी 4 लोगों को बोल सकते हैं भैया हम क्या कर रहे हैं, ये है क्या, तो नॉलेज भी होना जरूरी है। ये आज का विषय केवल एजी वालों के नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर मैं विगत 2 वर्षों की बात करूं, 2018 2019, तो अजीब बात है, विगत 2 वर्षों में कट ऑफ कम हुआ है। अगर मैं 18 के पहले जाता 17 16 15 तो कट ऑफ ज्यादा था। एक राउंड फोर की बात करूं 18 19 में क्या हुआ है, पहले बॉयज की बात करूं। अगर बॉयज अगर आप जनरल ओबीसी के बॉयज हैं, अगर आप एक कैटेगरी जनरल या ओबीसी की है और बॉयज अगर लड़के हैं आप, तो यूं समझें आपका कट ऑफ गया था 18 19 में, एवरेज बात करूं, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, अगर आपके अंक 200 में से 125 के ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया था। जबकि 17 के पहले अगर मैं देखूंगा ना तो 135 के से अगर 1 नंबर कम है तो होता नहीं था सिलेक्शन। 2 साल से कट ऑफ थोड़ा कम हुआ है, इसके रीजन है कॉलेज की संख्या बढ़ी है, और संख्या बढ़ने से क्या हुआ, कट ऑफ थोड़ा कम हुआ। तो ध्यान रखें, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इस साल तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, जो कोरोना के चलते घर में पढ़ रहे हैं, मेरी हर क्लास ले रहे हैं, यकीन मानना उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो कट ऑफ की बात करूं, जो बॉयज थे जनरल ओबीसी के, उनमें कट ऑफ था 125 मार्क्स हैं तो पास, जब मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। SC ST की बात करूं, अगर SC ST में अगर आपके मार्क्स 110 भी हैं, मैं बात करूं विगत 2 वर्षों के, अगर मैं और जाऊंगा तो 115 तक नंबर चाहिए थे, पर मैं बात कर रहा हूँ 18 19 को लेके, ठीक है। तो आपके मार्क्स अगर 110 हैं या इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन श्योर था। देखो 2-3 नंबर कम से चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 110 बोले, एक आध बच्चे 9 में हो गया तो बोले 9 में हो गया, हो सकता है, ठीक है, बेटिंग में पहुंच गया हो, पर मिनिमम आपको ये मार्क्स तो लाने ही हैं। गर्ल्स की बात करूं, अगर ओबीसी जनरल में कोई गर्ल्स है, उसके मार्क्स अगर उसके नंबर अगर 200 में से 110 हैं तो आराम से श्योर सिलेक्शन 100%। बल्कि इस बार तो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में नहीं, जनरल ओबीसी में तो 105 नंबर होने पर भी नहीं मिला था बच्चों को, पर कई बच्ची ऐसी थी जनरल में इस बार जिनके नंबर 105 थे, फिर भी सिलेक्शन हो गया। देखो उल्टा हो गया, जनरल में थोड़ा कट ऑफ कम चला गया, ठीक है, ओबीसी में थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आप अपने नंबर 110 से नीचे ना रखें, बिल्कुल भी ना सोचें, इसके नीचे हैं तो बाउंड्री पे हैं, कुछ भी हो सकता है। और SC ST में जो गर्ल्स थी उनके कट ऑफ अगर 100 मार्क्स हैं मिनिमम, या उनके नंबर 99 98 भी हैं तो सिलेक्शन को हो गया था। तो अगर आप हमें एक माइंड में एक उनके बारे में नॉलेज होगा तो शायद हमें आसानी होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न था कट ऑफ का, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब प्रश्न आ रहा है सीट एंड कॉलेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग बोलते हैं कितनी सीट हैं, कितने कॉलेज हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, इस 2019 में कुछ कॉलेज खुले हैं, जैसे कि 2-3 कॉलेज के नाम बताऊं। छिंदवाड़ा में 2 कॉलेज खुले हैं सीधे, एक हॉर्टिकल्चर का नया खुला है, एक एग्रीकल्चर का नया खुला है। एक रहेली सागर के पास एक जगह है रहेली, वहाँ एक कॉलेज खुला है BSc हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब है हमारे मध्य प्रदेश में कुल 4 स्ट्रीम है। स्ट्रीम माने जिससे हम BSc कर सकते हैं, BSc AG, BSc हॉर्टी, BSc फॉरेस्ट्री और BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ध्यान रखना, हमारे MP में आप फिशरी या फिर फूड साइंस या होम साइंस या सेरिकल्चर करेंगे तो हमारे इस लाइन के थ्रू नहीं मिलेगा। अगर फूड साइंस से अगर आपको BSc करनी है
तो हमें ICAR या फिर इलाहाबाद या अन्य एग्जाम देने होंगे, लेकिन MPPET के थ्रू आपको फूड साइंस ब्रांच नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी हमारे MP में कुल 4 स्ट्रीम से BSc होता है। BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री और BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें से इंजीनियरिंग का मात्र एक कॉलेज है, वो है जबलपुर में, जिसमें 60 सीटें हैं, 40-60 कुछ पेमेंट सीट भी हैं। और BSc फॉरेस्ट्री उसका भी एक ही कॉलेज है, वो भी अपना जबलपुर में है। तो BSc फॉरेस्ट्री का एक जबलपुर में, इंजीनियरिंग का AG का एक जबलपुर में, हॉर्टिकल्चर का एक था मंदसौर में, पर अब 2 और बढ़ गए हैं, एक तो छिंदवाड़ा में, एक रहीली में। तो बता किन होगा हॉर्टिकल्चर के 3, पर पुराना वाला कौन सा है? मंदसौर में। 2 और खुल चुके हैं, एक अपना रहीली में, एक छिंदवाड़ा में। उसके अलावा आप कहीं भी जाएं, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे खंडवा हो, रीवा हो, पवारखेड़ा हो, बारासिवनी बालाघाट हो, चाहे वो छिंदवाड़ा का AG वाला कैंपस हो, चाहे जबलपुर में AG वाला कैंपस हो, मतलब जितने भी कॉलेज में नाम लिए हैं, ये सभी कॉलेज में एग्रीकल्चर कराई जाती है BSc AG। अगर हॉर्टिकल्चर करनी है तो 3 थे, इंजीनियरिंग का 1 था, फॉरेस्ट्री का 1 था, रिमेनिंग सभी कॉलेज में मुख्यतः BSc AG की डिग्री कराई जाती है। इसका मतलब है सबसे अच्छी ब्रांच भी है। ध्यान रखना, हम जब चुनते हैं ना कॉलेज के बाद, काउंसलिंग में अभी आएगा क्वेश्चन, तो काउंसलिंग में हम चुनते हैं ऐसे ही, पहले AG, सीट भर जाने के बाद हॉर्टी, नहीं तो फॉरेस्ट्री, इस प्रकार से हम चयन करते हैं सीटों का, ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा अगर आपको चुनना पड़े, आप वरीयता क्रम में रखें, सबसे ऊपर टॉप पे रखें BSc एग्रीकल्चर, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फीस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबके मन में लगता है सर हम क्या कर पाएंगे, हम थोड़ा गरीब हैं या जो भी रीजन का है। तो प्यारे बच्चों सुनिएगा, फीस हमारे भारत में सबसे कम फीस दुनिया में, भारत की बात करूं तो भारत में सबसे कम फीस एग्रीकल्चर कॉलेज की ही होती है। एक कॉलेज को छोड़कर, इलाहाबाद SIATS वाले कॉलेज को छोड़कर उसमें ज़्यादा है। बाकी भारत के चाहे स्टेट वाले कॉलेज में आपका एडमिशन हो, चाहे ऑल इंडिया कॉलेज वाले में आपका एडमिशन हो, आपको फीस मात्र लमसम सेमेस्टर की फीस 8,000 तक है, 7,000, किसी में 6,000, किसी में 8,000, आप 8 मान के चलो। MP की बात करूं तो 8,000 फीस है सेमेस्टर की, 1 साल की फीस पड़ती है 16,000, ठीक है। आप ये समझें, आपका साल का मात्र 16,000 फीस आपका लगना है केवल, और मेरे ख्याल से सेमेस्टर में 8,000, साल का 16,000, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं होता। और जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST OBC, इनको स्कॉलर के छात्रवृत्ति के तौर पे, स्कॉलरशिप के तौर पे पूरी फीस वापस कर दी जाती है, तो उनका फीस तो 0 हो गया। तो वैसे जनरल वालों को भी कुछ ज़्यादा फीस नहीं बेटा, 16,000 रुपये हम साल में मैनेज कर ही सकते हैं। हम जब कोई अन्य डिग्री करते हैं, BCom या जो भी आप समझते हैं जानते हैं, उनमें फ़ीस शायद इससे कम तो नहीं होगी, तो सबसे कम फीस भी है। और इनके कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, और 4 साल डिग्री होती है, डिग्री भी प्रोफेशनल डिग्री में आती है। तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी टॉप डिग्री करने में इतने कम रुपए में हो रही है तो बहुत अच्छा है। सबसे सस्ता फीस हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही लगता है। तो फीस का आप देख लें, 16,000 रुपये लगता है साल का, यदि फ्री सीट है तो। अब ये क्वेश्चन है फ्री सीट क्या, इसके बाद में क्वेश्चन आएगा। आप ये समझें, फ्री सीट आपकी है तो 16,000 रुपये साल का लग जाएगा, और पेमेंट सीट आपकी है तो लगभग 32,000 रुपये आपका साल का लग जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखें, फीस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि मोड ऑफ एग्जाम, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो ध्यान रखें बेटा, 2015-16 से आपके सभी एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, उसके पहले सभी एग्जाम ऑफलाइन होते थे। अंतर कुछ नहीं है, बस अब इतना अंतर है, अब ज़माना ऑनलाइन का। अगर आप मेरी क्लास ऑनलाइन सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मुझे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन आप परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको नॉलेज आना चाहिए, आपके पास मैटर हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो। आपको पेपर चाहे ऑफलाइन हो, चाहे लिखवा लो बेटा, चाहे बुलवा लो, और चाहे वो स्क्रीन पे दिखवा लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आप फोकस करें अपने कंटेंट पर, अपने याद करने पर, रीडिंग पर। पेपर कैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई 16 से ही हमारे पेपर MP में ऑनलाइन हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारा मोड ऑफ एग्जाम होगा ऑनलाइन, ठीक है। एग्जाम डेट कब है?
ये मेरे ख्याल से कोरोना के चलते सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा गया है, सर एग्ज़ाम डेट क्या है, पोस्टपोन तो नहीं हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम डेट इसका था 28 जून। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पीईटी एग्ज़ाम होना तो 28 जून को होना था, लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। व्यापम की जो अपनी साइड है उसमें भी इसका अभी कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है। टेंटेटिव डेट हुआ करती थी पर 28 जून। जहाँ तक कि मेरा अनुभव है, पेपर आपका जुलाई में ही होगा। तो आप बस तैयारी करते रहें, मुझसे जुड़े रहें। आपका एग्ज़ाम डेट मेरे विचार अनुसार 28 जून को नहीं होगा। आपका इस बार पेपर जुलाई तक जा सकता है, ठीक है? कोई डेट फिक्स नहीं है। आप मुझसे जुड़े रहना, तो एग्ज़ाम कब होगा तो वो डेट एग्जैक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, फॉर्म कैसे भरेंगे? तो बेटा अभी फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन जब फॉर्म आएंगे तो ध्यान रखना, उसमें 2-3 बात ध्यान रखनी होती है। सबसे मैं ध्यान रखो, हमारे 2017, 18, 19 3 साल से मैं देख रहा हूँ, अगर 100 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कुछ बच्चे, 18 में तो इतना ज़्यादा दिक्कत हुई थी, 100 में से 20 बच्चे, माने 10 to 20% बच्चे पढ़ने के बावजूद, कोचिंग करने के बावजूद रॉन्ग फॉर्म फिलिंग करने से, गलत तरीके से फॉर्म भरने से वो पेपर से वंचित हो गए थे बेटा। तो 4 बातें ध्यान रखना फॉर्म फिलिंग करते समय। नंबर 1, आपका जो साइज का फोटो मांगा, उसमें जिस बैकग्राउंड में फोटो मांगा है, जिस पिक्सल में फोटो मांगा है, फोटो वही देना है। डेट लिखा हुआ नीचे फोटो, ध्यान रखना, बैकग्राउंड व्हाइट वाला फोटो। दूसरी बात, हम जो साइन करते हैं, कई बच्चे साइन कैपिटल में कर रहे हैं। नाम है मोहित, तो एम कैपिटल, ओ कैपिटल, एच कैपिटल, टी कैपिटल, रॉन्ग हो जाएगा। साइन करने का मतलब होता है पहला अक्षर बड़ा लिखें, बाकी आप राउंड फॉर रनिंग हैंड में कुछ भी करें चलेगा, पर सभी अक्षर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना। तीसरा, हमारा थंब इंप्रेशन सही से लगना चाहिए। और आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हमारा थंब के लिए सबसे बड़ी बात, हमारा मोबाइल नंबर, जो हम मोबाइल नंबर डालने वाले हैं फॉर्म भरते समय, वो नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 19 में हजारों बच्चे आधार कार्ड में फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिंक ना होने से पेपर नहीं दे पाए थे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके फोटो पे ध्यान देना, साइन पे ध्यान देना, थंब इंप्रेशन पे ध्यान देना, और आधार कार्ड अगर जिसका नहीं बनाया बनवा लीजिएगा। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ध्यान से अपडेट करवा लें, बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप पेपर नहीं दे पाएंगे बच्चों। चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो बहुत काम आई हैं आपको मेरी एग्जाम फॉर्म भरते समय। अब करेक्शंस एंड एडमिट कार्ड, हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमें 15 दिन का समय मिलता है। इसके पहले 1 महीना समय मिलता था, लेकिन 19 में थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है व्यापम पीईबी का, वो 15 दिन का समय दिया था। बच्चे 10 दिन या 5 से 10 दिन आपको करेक्शन के टाइम मिलते हैं, हमें पूरा 1 महीना लग ही जाता है। 15 दिन आपको ऐसे माना कि अगर डेट आ जाती है तो 5 दिन बाद डेट ओपन करेंगे, वो ओपन करने के 15 दिन तक भरेंगे। 15 दिन भरने के बाद 1-2 दिन बाद फिर वो डेट चालू करेंगे करेक्शन की। बाई मिस्टेक अगर कोई गलती हो गई हो आपसे, आपने कुछ थंब इंप्रेशन या फोटो गलत लग गया हो, तो मैसेज आ जाएगा, या फिर आप भी समझ जाएंगे हमने कोड गलत भर दिया, सही करवाना है। तो आप उस दौरान, हम करेक्शन डेट फॉर्म भरने के बाद अलग से आएगी, हम उस बीच अपने जो भी डाटा गलत हो गया हो उस पर करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडमिट कार्ड, तो स्वाभाविक भैया, आप जब करेक्शन कर लेंगे उसके 15 दिन के बाद, यूं कहें एग्जाम के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले से आपके सर्वर पे जो पीवी साइट है उस पे हेडलाइन बन के आ जाएगी, एडमिट कार्ड आ चुके हैं या आ रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको अगर वहां से नहीं मालूम पड़े साइट के बारे में, तो मेरी एक साइट है www.sci-gwalior.in। इस साइट पर जाके भी नीचे सभी लिंक दिए हैं हर एग्जाम के, जब पीईटी हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू, आप उस पर लगातार बने रहें तो आपको हर चीज़ वहाँ से मिलती रहेगी। और उसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक पेज, फेसबुक चैनल, या इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब लिंक यहाँ डली हुई नीचे। आप किसी भी लिंक पे छोटा टच करके ही पूरी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की बात बताई, तो आपका जो एग्जाम होगा उसके 15 दिन पहले तक आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रोल ऑफ किसान कार्ड, बहुत अच्छा रोल है इसका किसान कार्ड का। बहुत से बच्चे किसान कार्ड जानते नहीं, होता क्या भैया, हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले एमपी पीईटी एग्जाम में इसका बहुत अच्छा रोल है, अन्य एग्जाम में नहीं मिलता इसका फायदा। पर एमपी पीईटी में अगर आप बनवा लेंगे तो आपको 1-2 नंबर तक का छूट मिल जाता है। ऐसे कट ऑफ आपका गया 115,
4 लड़के हैं 115 वाले, आपके नंबर 113, पर आपके पास किसान कार्ड है, यकीन माना उनका नहीं होगा, आपका हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको भैया? डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है, सुना होगा आपने। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो वहाँ काम कर सकता है। किसान कार्ड कैसे बनेगा? आप कुछ ना करें, हमारे या आपको दिक्कत ज़्यादा हो तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर दें, मैं आपको रेडीमेड फॉर्मेट सेंड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और या फिर लिंक में कहीं भी आप टच कर दें, आपको रेडीमेड मैं आपको एक, या मेरे व्हाट्सएप पे आके आप कमेंट करें तो मैं आपको फॉर्मा, जो पर फॉर्मा उसका रेडीमेड है वो सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। आप उसे निकलवा के प्रिंट आउट करवा के तहसीलदार, नजदीकी पटवारी आदि पे फिलअप करवा के साइन करवा के, उसमें कुछ नहीं होता, आपका नाम, आपके पिताजी खेती कर रहे हैं, आपके पिताजी में कितनी खेती है, आप कब से कार्यरत हैं पिताजी खेती में, ऐसा जिक्र विवरण उसमें होता है। तो तहसीलदार पटवारी द्वारा भर जाने के बाद आपका वो किसान कार्ड बनके तैयार हो जाता है। और जब काउंसलिंग जब होती है तो या फॉर्म जब भरते हैं तो वहाँ पहले ही फॉर्म भरते समय ही पूछते हैं, डू यू हैव किसान कार्ड? आपके पास किसान कार्ड है क्या? आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं? आप वो वहाँ करना यस, मना मत करना, ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। किसान कार्ड का बेनिफिट आप यस कर देना, उसके बाद आप अभी बनवा लें तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। फिर भी कोई तकलीफ होती है तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको फॉर्म रेडीमेड दे दूंगा आपको, आप उसे प्रिंट आउट करके निकलवा के आप फॉर्म भरवा के रख लें आप उसको, ठीक है, हमेशा काम आता रहेगा। अब रिजल्ट एंड काउंसलिंग, तो रिजल्ट कब आता है? सबको मालूम है, एग्जाम होने के लगभग 1 महीने बाद, अभी 2 साल से ऐसा ही हो रहा है, 1 महीने, कई बार थोड़ा 40 डेज भी लग जाते हैं, आप 1 महीने लेके चलें तो लगभग एग्जाम होने के तत्काल आपको एक रिजल्ट तो मिल जाए तत्काल, पर वो सही नहीं होता, ध्यान रखना। कई बच्चे रोने लगते हैं, एग्जाम दे के आए, अचानक एग्जाम दे दिया और उसकी नेट जैसे ही अपना सबमिट पेपर किया, नंबर आ गया आपके 200 में से, माने कि 130 नंबर है, बच्चा रो लगा रहे 3 नंबर कम कैसे आकर क्या होगा? डर नहीं बच्चों, क्योंकि उस समय वो अपनी जो आंसर शीट आती है वो होती है एक मॉडल आंसर शीट, उसमें बहुत सारे प्रश्न के आंसर गलत दे रखे होते हैं, तो उसको आप सही नहीं माने। जब फाइनल आंसर शीट आती है उसमें 6-7 नंबर का एवरेजन अंतर रहता है, तो प्लीज अगर आपके नंबर कम या ज्यादा लग रहे हैं आपको, सीधे देखने के बाद, पेपर चुनने के बाद डरें नहीं, विश्वास बनाए रखें। अगर आप मेहनती हैं, आपने मेहनत की अच्छी तरह से, तो रियल मानना आपका स्कोरिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो बेटा रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, और रिजल्ट जैसे एग्जाम देंगे 1 महीने बाद आएगा, वो सही माना जाएगा। सीधे पेपर देने के बाद आप उसको सही रिजल्ट ना माने जो स्क्रीन पे दिखा होगा। कई बच्चे जो देख लेते हैं, डर जाते हैं, इससे क्या होता है, जो आने वाला एग्जाम और एग्जाम देते हैं, जब बीच वाला एग्जाम देना है या जो और एग्जाम सामने है वो खराब हो जाते हैं। तो प्लीज बच्चों ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती करेंगी तो आपको मेरे वीडियो सुनने का लाभ क्या मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग क्या है भैया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बच्चे काउंसलिंग कैसे होती है समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है, हमारा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके कुछ दिन बाद पेपर के माध्यम से या फिर आपको मेरे हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेट मिल जाएगी या पीवी साइट में डेट मिल जाएगी, इस डेट से काउंसलिंग होना है। काउंसलिंग में होता क्या है? सबसे पहले हमारी सभी डॉक्यूमेंट आप लिख लें, अगर ध्यान ना हो तो हमारा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, हमारी आय प्रमाण पत्र, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, हमारा मूल निवासी डोमिसाइल, हमारा किसान प्रमाण पत्र, हमारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हमारा गैप सर्टिफिकेट, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हमारा रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर एडमिट कार्ड आया वो एडमिट कार्ड, और हमारे लगभग 4-5 फोटो जो आपने भरे हैं वही फोटो, ये आपके पास होनी चाहिए। और फॉर्म आपने भरा था उसकी स्लिप, ये सभी चीज़ आपको काउंसलिंग के दौरान दिखानी होगी। आप जितने एमपी में कॉलेज हैं, हर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। आप नज़दीकी कॉलेज में जाके उनके यहाँ टीम होती है, वो वेरीफाई करेगी, हाँ आप ही हैं, सब डॉक्यूमेंट चेक करेगी, कम तो नहीं है, कम हुआ तो आपको लौटा देंगे, वो समय तिथि के अनुसार आपको टाइम देंगे, इस समय तक आ जाइएगा। अगर डॉक्यूमेंट सब आपके हैं ऑलरेडी तो कोई बात नहीं है, आपको सील लगा देंगे, वेरीफाइड लिख जाएगा। उसके बाद आप नेट पे आएंगे, वहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे कौन सा कॉलेज। अब देखना कॉलेज कैसे मिलता है आपको, जितने कॉलेज हैं आप समझे, पहले तो चलेगा एजी, फिर हॉटी, सब कॉलेज मिलेगी और सबकी फ्री सीट। ऐसे ग्वालियर कॉलेज मिलेगा, ग्वालियर में क्या मिलेगा, ग्वालियर एग्रीकल्चर फ्री सीट, फिर मिलेगा ग्वालियर एग्रीकल्चर पेमेंट सीट। तो इस प्रकार फ्री और पेमेंट सीट दोनों मिलाएंगे तो यूँ समझो आपका। तो काउंसलिंग कैसे होगा, तो काउंसलिंग करने के पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, वेरीफाई होने के बाद हमें कॉलेज सील लगा दी जाएगी। उसके बाद हम करेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको कम से कम, आपको अगर मैं बात करूं तो 30 से ऊपर कॉलम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मालूम, वही चीज ऐसे हॉर्टिकल्चर मंदसौर फ्री सीट, हॉर्टिकल्चर मंदसौर पेमेंट सीट,
हॉर्टिकल्चर रहेली फ्री सीट, हॉर्टिकल्चर रहेली पेमेंट सीट। ऐसे करते करते हर कॉलेज के 2 कॉलम मिलेंगे, 2 चॉइस, फ्री सीट, पेमेंट सीट। अब ये क्या होता है, फ्री पेमेंट सीट की बात करेंगे आगे चल के। तो आपको इस प्रकार हर कॉलेज की, आपको जो अच्छा कॉलेज, जैसे आप ग्वालियर के पास रहते हैं, आपको ग्वालियर अच्छा लगता है तो फिलिंग करिए ग्वालियर कॉलेज। मतलब आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी वरीयता क्रम से सभी कॉलेज भर के आए, छोड़ के कोई भी ना आए। ऐसे हो सकता है आपने 6 कॉलेज भरे, उसमें आपको कॉलेज नहीं मिल पाया, हो सकता है 7 में मिल जाता। तो इसलिए ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग करते समय जितनी भी कॉलेज आपको लिस्टिंग में दिखेंगे, आप सभी उन्हें फिलअप करेंगे। पहले करना फ्री सीट, उसके बाद करना पेमेंट सीट। कई केस में ऐसा होता है हमें यही कॉलेज चाहिए एनी हाउ। ऐसे हमें कई बच्चे देखे हैं, पेरेंट्स वो बोलते हैं हमारी बच्ची है तो हम अगर कॉलेज मिलेगा, ग्वालियर कॉलेज मिलेगा तो ही भेजेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमने पहले भर दिया ग्वालियर फ्री कॉलेज, फ्री सीट। अब हमें चाहिए ग्वालियर कॉलेज ही, तो हम भर देंगे उसके जस्ट बाद ग्वालियर पेमेंट सीट। किस केस में है, जब हमें यही चाहिए, अब हम ले नहीं सकते दूसरा, ऐसा कुछ रीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते हो, तो पहले आप फ्री सीट भरो सब कॉलेज की, उसके बाद फिर आराम से सबकी पेमेंट सीट भरो, पर भरो सब कॉलेज की चॉइस फिलिंग को। कुछ केस में ऐसा होता है वो सब नहीं भर पाते हैं, पर बेटा आप लोग गलती मत करना, आप सभी एमपी कॉलेज भरना। और कैसे वरीयता रखें, आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है। देखो अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, ये कोई अच्छा बुरा कॉलेज नहीं होता। एमपी के सभी कॉलेज इक्वल हैं, सभी में एक समान डिग्री मिलती है, एक समान पढ़ाई होती है। अंतर है कैंपस का। अब कोई इंदौर में रहता हो तो इंदौर की सिटी अच्छी लगती तो इंदौर भरेगा, नो डाउट। अब वो थोड़ी खंडवा भरेगा, ये थोड़ी वो अपने मंदसौर भरेगा। तो ये केवल कैंपस वाइज अंतर है कि सिटी कहाँ नजदीक है, कहाँ सिटी का अच्छा वातावरण है केवल। लेकिन पढ़ाई के मामले में, डिग्री के मामले में एमपी के सभी कॉलेज इक्वल हैं। बेटा ध्यान रखना, आज के बाद ये कभी मत पूछना कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। एमपी के सभी कॉलेज इक्वल हैं, कोई भी कॉलेज छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। इतना हो सकता है कि कैंपस कोई बड़ा है या फिर सिटी के नज़दीक है, हम उसे अच्छा मान लेते हैं। या बच्चा भिंड का है, भिंड का ग्वालियर पास में है, उज्जैन का उज्जैन के लिए इंदौर पास में है, या जो बच्चा सागर के पास रहेली पास में है, तो चलता है। अपने पहले कई लोग करते हैं अपने पास वाले का चयन पहले करते हैं, फिर करते हैं दूर का, कि दूरी के हिसाब से करते हैं। लेकिन पढ़ाई के हिसाब से बच्चों सबको इक्वल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, ब्रांच के हिसाब से पहले एजी भर है, ध्यान रखें, फिर हॉटी, फिर आपकी इच्छा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन दो में से कोई भी पहले भर सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग में बहुत ध्यान रखना होगा, आपको डॉक्यूमेंट जो मैंने बोले हैं वो तैयार करने होंगे, पहले से ही होने चाहिए, वेरीफाई करवाएंगे। और फिर उसके बाद नेट से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। कुछ शुल्क होता है 500-600 रुपये, उसको भरने के बाद चॉइस फिलिंग कार्ड रखेंगे अपन, फिलिंग अपने जो चॉइस की ना उसकी कार्ड मिलेगा आपको, उसको आप रखें। और उस पर्ची मिलेगी, आपने चॉइस फिलिंग करवाई उसकी पर्ची रखें, दोनों ही एडमिशन समय काम आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो यहाँ लिखा है डिफरेंस बिटवीन फ्री सीट एंड पेमेंट सीट। अभी कितनी बार बड़ा रहा फ्री सीट पेमेंट सीट, मैंने बोला बाद में समझाऊंगा। ये है फ्री सीट का मतलब होता है, पूरी बात समझना, ऐसे कट ऑफ गया 115 मिनिमम, अब आपके नंबर है ठीक 115.5 बाउंड्री पे है तो मिल जाएगा। अब कट ऑफ गया मिनिमम 115, अब आपके नंबर है 114, केवल 1-2 नंबर की बात करूं, अगर 1-2 नंबर कम है तो कट ऑफ गया 115, वो आपके नंबर है 14। तो इस स्थिति में एक कॉलम, देखो ये कॉलम पेमेंट शीट वाला पहले भरना होता है, जब फॉर्म भरेंगे तभी बोला जाएगा क्या आप पेमेंट सीट में प्रवेश लेना चाहते हैं। आप बोले यस करेक्ट, हाँ लेना चाहते हैं, मना मत करना। कई इन केस में ऐसा हो जाता है, देखो जब समय खराब होता है, या इन केस हमें लगा 115 नंबर की, बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, हादसा हो गया और नंबर आ गया 114, अगर पेमेंट शीट भर गए होते तो एक नंबर आपको कम नहीं, वो पेमेंट शीट आपको बराबर करवा देता। पेमेंट शीट में बस इतना अंतर है, 1-2 का नंबर कम हो, ऐसे 15 कट ऑफ गया था, 14 नंबर है, तो आपको लेटर जाएगा कि आप पेमेंट शीट से प्रवेश लेना चाहते हैं इस कॉलेज में, ग्वालियर में कहीं भी, आप यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं, डिग्री वही है, पढ़ाई वही है, मार्कशीट वही है, कोई अंतर नहीं होता बेटा फ्री है पेमेंट शीट में। बस एक चीज का अंतर है, पैसे का बस। यहाँ फीस 1 साल की 16 पड़ रही थी ना, 8-16 हज़ार, बस वही है, यहाँ डबल हो जाती फीस, 16 की कितनी हो जाएगी 32,000, बस इतना अंतर है बेटा। तो मेरे ख्याल से पैसे का थोड़ा अंतर हो गया, इस वजह से आप कह रहे हैं पेमेंट से खराब है तो गलत है। हाँ, पढ़ाई में अंतर होता, डिग्री में अंतर होता कि लिखा होता प्राइवेट, बीएससी प्राइवेट, बीएससी रेगुलर, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा डिग्री में कोई अंतर नहीं होता, दोनों में ही लिखा होता बीएससी एग्रीकल्चर रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है।
प्राइवेट सीट का मतलब है वो भी केवल कब महसूस आपको होगा, पैसे देते समय। वो देंगे 16,000 एक साल की भरेंगे, आप भरेंगे 32,000, उसमें भी आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इतना अंतर है। ऐसा आप उसमें आपका लग रहा है साल का फीस 16,000, आप ऐसे SC ST OBC में है तो आपको रिफंड भी हो जाता पूरा, तो फीस 0 हो गया। पर यहाँ उल्टा, अगर पेमेंट आपने ली है, डिग्री वही है, पढ़ाई वही है, कोई अंतर नहीं है, बल्कि मालूम भी नहीं पड़ता साल भर में 4 साल में कौन पेमेंट से था कौन फ्री सीट से था, लेकिन बस पैसे में थोड़ा अंतर हो जाता है। एक तो डबल फीस देनी पड़ती है, उसके अलावा पेमेंट सीट वालों को कोई भी स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, थोड़ा ये आप ध्यान रखना। बहुत अच्छा पॉइंट था फ्री पेमेंट सीट का, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं क्या फ्री सीट होता है, क्या पेमेंट सीट होता है, ठीक है। कॉलेज एडमिशन, जैसे ही बेटा आप काउंसलिंग करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे, चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपके नंबर कट ऑफ के ऊपर है, ऐसे कट ऑफ का 115, आपके नंबर 117, आपके पास सीधा मैसेज आएगा, ध्यान रखना मैसेज आएगा मोबाइल पे, मोबाइल में वो नंबर चालू होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए जो आपने भरा है फॉर्म भरते समय, आधार कार्ड लिंक वाला। कि वैसी गलती मत करें, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म में भरा नंबर दूसरा और वो नंबर बेकार हो गया, खराब हो गया, सिम ले लिया आपने नहीं, तो आपको बहुत सारी समस्या आ सकती हैं सामने। तो मोबाइल भैया जो सिम आपने जो नंबर डाला है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो आधार कार्ड में वो होगा, वही यहाँ होना चाहिए। आपको मैसेज आएगा आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप इस डेट पे आके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। आप कुछ नहीं, कॉलेज जाएंगे, तत्काल आप डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई तो हो ही चुका है आपका, बस स्लिप दिखाएंगे हमने कॉलेज लिया है, वो स्लिप लिखी होगी कौन सा कॉलेज आपको मिला है, आपने भरे सब कॉलेज हैं पूरे। अब कॉलेज मिला, खंडवा कॉलेज मिला आपको, खंडवा कॉलेज, तो खंडवा कॉलेज में आपको समय एक तय कर देंगे कि इन 10 दिनों के भीतर आपको रिपोर्ट करनी होगी, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई एक बार और होगा, आप वहाँ फीस जमा करेंगे, उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद क्लास आपकी चालू हो जाती है। तो एडमिशन सबसे लास्ट में होगा, ध्यान, एडमिशन में पूरे डॉक्यूमेंट जो थे वो संभाल के रखना, फोटो वो खिंचवा लेना, ज़्यादा यहाँ फिर से काम आएंगी। उसके अलावा हमने फॉर्म बस चॉइस फिलिंग की वो आपको मिलेगा, एक ऑफलाइन पेपर टाइप में मिलेंगे, वो संभाल के रखना कि कौन सा कॉलम कब भरा था। उसके बाद जैसे सिलेक्शन हो जाएगा आपको खुद आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में प्रवेश मिला है, और समय अनुसार तिथि के भीतर आप वहाँ जाके प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत पूछेगा, ड्यूरेशन क्या होता है डिग्री का। बहुत से बच्चे ये समझते हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc जो अन्य होती हैं जैसे कि मैथ बायोलॉजी इनकी इक्वल होती, बिल्कुल गलत है बेटा। ये BSc AG डिफरेंट है, लिखा जरूर BSc है, बैचलर ऑफ साइंस, पर ये 4 साल की डिग्री होती है, 4 साल का डिग्री है। बाकी सब BSc सिंपल कितने की होती हैं, BA BSc 3 साल की, पर ये है 4 साल की। इसका मतलब है ड्यूरेशन 4 साल, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर वाइज प्रणाली होती है यहाँ पे, ईयर वाइज नहीं होती। तो आपको 8 सेमेस्टर देने होते हैं और आपके 4 साल का कोर्स होता है। इसका मतलब यह एक प्रकार की प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत बेटर डिग्री है, इसको मिस ना करें। स्कोप की बात है भैया, स्कोप इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं एक अलग लेक्चर लूँगा जल्दी ही, तो उसमें तो इतनी बड़ी बात है। आजकल बच्चे जो डिग्री कर रहे हैं या कर चुके या रनिंग में हैं, ये जो एग्ज़ाम देने के पहले बच्चे बड़ा क्वेश्चन आता, सर क्या करेंगी, PET क्या है, हो भी गया तो हम कॉलेज में क्या एग्ज़ाम मिलेगा, हम कौन सा एग्ज़ाम देंगे, जॉब कौन सी लगेगी हमारी, हम कौन सी जॉब दे सकते हैं, हम कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब BSc हमने कर लिया 2 साल, कई बच्चे देखे हैं BSc के बाद MSc करते हैं, क्यों, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, ऑप्शन नहीं तो MSc करने लगते हैं, ऑप्शन और नहीं है PhD कर रहे हैं। अरे भैया अगर आपका शौक है पढ़ने का, BSc नहीं तो MSc करो, मना नहीं कर रहा। कई बच्चे अगर इसलिए कर रहे हैं MSc, अरे क्या करें, कुछ नहीं है भैया, इस साल एग्जाम 1 साल बाद है तो MSc कर लेते हैं, तो वो गलत बात है भैया, वो अपने साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो स्कोप इतना है, इन शॉर्ट इतना बोलूँगा मैं, इतना मेरा वादा है आपसे। अगर आप BSc एग्रीकल्चर डिग्री सरकारी कॉलेज से करते हैं, मैं प्राइवेट की यहाँ बात थोड़ा समय के लिए नहीं कर रहा, देखो प्लीज़, जो प्राइवेट बच्चे हैं जो प्राइवेट से कर रहे हैं, मैं उनको डिमोलाइज नहीं कर रहा, निराश नहीं कर रहा। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है, तो कोई बात नहीं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। पर ज़्यादातर देखा गया है ऐसे, अगर आप डिग्री की है गवर्नमेंट कॉलेज से, आप मेहनती हैं, यकीन मानना मुझे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला, अगर आपको मिला तो बताना। हाँ कुछ बच्चे हो सकते हैं, अगर वो हैं फ्री बैठे हैं तो अपने अनअवेयरनेस के चलते, जानकारी के अभाव के चलते ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज अगर उसने मेरी क्लास ली हो, मेरे टच में बना हो बच्चा, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बच्चा वो कि बैठ जाए,
मुझे तो अभी तो कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला। आपके लिए अगर मैं हूँ तो मुझे बताना ज़रूर, मैं उससे मिलूंगा, उससे समझाऊंगा बेटा क्या कर रहे हो आप, इस मार्ग में आपने डिग्री कर लिया है, अब आप क्या करो कि कम से कम समय में आपका रोजगार, जॉब, बड़ी जॉब मिले। इसके लिए आप मुझसे जुड़ें, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो बस इतना समझाऊंगा, स्कोप में बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर आप BSc कर लेते हैं तो मिनिमम 40-50,000 पर मंथ रुपये आपके कहीं नहीं गए, आपकी ज़िंदगी सेटल्ड है, आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो भी एक रेस्पेक्ट के साथ। ठीक है। एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, तो भैया अभी बताया था, योग्यता के लिए आप चाहे तो आपका 12th में मैथ हो या 12th में बायोलॉजी हो या 12th में AG हो, तीनों ही व्यक्ति और जिनकी उम्र 18 वर्ष 17-18 वर्ष से ऊपर हो, 17 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थी, MP के मूल निवासी वाले व्यक्ति, अगर बाहर के स्टेट के हैं वो भी दे सकते हैं, पर वो उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बाउंडेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप MP के होने चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट के, राजस्थान UP के हैं वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीट थोड़ा कम उनकी काउंट होंगी। उसके अलावा आपकी एज फैक्टर बताई दिया है, आपका 12th में मैथ, बायो या AG तीन में से कोई एक विषय होना चाहिए और आप पास होना चाहिए। अगर किसी कारण आप फेल हो जाते हैं, जैसे आप 12th में हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म आ गए, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म भर दिया, आप यहाँ फेल हो गए, रिजल्ट आते आते, तो आपका ऑटोमेटिक, अगर PTE में पास भी हो गए, अगर 12th में फेल हो गए तो आपको फिर PTE में नहीं माना जाएगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बच्चा PTE में पास हो जाए और 12th में फेल हो जाए, उल्टा हो सकता है, 12th में फेल हो सकता है, PTE फेल हो गया, 12th में कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि बच्चा 12th में फेल हो गया और PTE में पास हो गया, ऐसा कभी नहीं। उल्टा हो सकता है, PTE में फेल हो सकते हैं, 12th में पास हो गए, चलता है, 12th में पास है, PTE फेल हो जाए, चलता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12th में फेल, PTE पास। पर ध्यान रखो, 12th में पास मांगते हैं, अगर आप 12th पास नहीं है, आप रनिंग में है, रिजल्ट नहीं आया, वो विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकते हैं, वो इसके योग्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्लानिंग ऑफ सक्सेस। छोटा मैं इसमें अपनी बात रखूंगा, आपको इतना मालूम होना चाहिए हम कम से कम समय में PTE में कैसे पास हों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँ तो इस पॉइंट पे 5 घंटे बोल सकता हूँ और आपको इतनी नॉलेज दे सकता हूँ, पर चूंकि समय का अभाव है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएगी। हमने सोचा है कम से कम कंटेंट में, कम से कम समय में आपको पूरी बात समझाई जाए। आप इतना समझें, प्लानिंग ऑफ सक्सेस में आप टाइम से पढ़ें, आप घर में कितना भी पढ़ें, पर डेली पढ़ें। ऐसा ना करें एक दिन 6 घंटा 8 घंटा फिर सीधा 2 घंटा, कभी नहीं। अरे 6 घंटे की बजाय अगर आप घर में पर डे प्रतिदिन 2 घंटे भी समय निकाल रहे हैं, साल भर निकाल रहे हैं, तो मेरा दावा है आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, पर डे 2 घंटे निकालेंगे फिर भी। अभी कई बच्चों से यही गलती हो रही है, हमारे MP में लगभग 40,000 विद्यार्थी PET का फॉर्म भरते हैं, कोरोना के चलते कई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? अभी एग्जाम डेट सामने नहीं है, कोई उद्देश्य सामने नहीं है, उस चलते वो नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उन्हें सोचना चाहिए, कम से कम माँ बाप का पैसे खर्च हुआ है, थोड़ा उन्हें मेहनत करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़े चलेगा, पर कम से कम दिन में 24 घंटे में से 2 घंटे निकाल ही सकते हैं बच्चों। ज़्यादा निकालेंगे ज़िंदगी आपकी बनेगी, पर इससे कम निकालेंगे तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। आप अपने साथ धोखा, फिर तो काम समझे आप खराब है, मेरा लेक्चर भी खराब है, और फिर तो मेरा लेक्चर आपको कोई महत्व का नहीं है। तो सबसे बड़ी प्लानिंग हमें करनी है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर अब टाइम देना है। उसके बाद भी ये सोचना है मैं सबसे स्कोरिंग कहाँ हो रहा है। हमारा 4 सेक्शन देखो, PCMB, क्रॉप एंड एनिमल, 6 सेक्शन मान के चलते हैं। ये 2 बड़े सेक्शन है, पशु के 50 क्वेश्चन है, फसल के 50 बड़े सेक्शन है। ये अच्छे हो जाते हैं और अच्छे होने भी चाहिए, क्यों? हमें इन 100 नंबर में से 80+ नंबर लाने होते हैं, लाना भी चाहिए। दिस इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। 100 में से 90+ ला रहे हैं, 80+ ला रहे हैं, 89, 91, 87, बहुत अच्छा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोरिंग हमने यहाँ से लिया। अब रहा PCMB, AG वाले बच्चों थोड़ा ये सेक्शन डाउन होता है, लेकिन अगर बायोलॉजी मैथ वाला होता तो वो यहाँ भी खींच लेगा, वो यहाँ भी खींचेगा। अगर क्लास मेरी ली है तो गारंटी है 100 मार्क्स में से 90 से नंबर कम कभी नहीं आने दूंगा। अगर मैं मेरी पूरी क्लास ली है, पूरे टेस्ट दिए हैं, पूरी मेरी बात फॉलो की है, तो मेरा पूरा वादा है आपसे। यकीन ना हो तो मेरे सिलेक्शन बच्चे ले चुके हैं, उनसे पूछना क्या मैंने जो बोला है उसमें कितनी सच्चाई है।
पर 3 बार ध्यान है मेरी बात, क्लास लेने के बाद फॉलो करना पड़ेगा आपको, मेरे पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे विथ डिस्कस मुझसे करना पड़ेगा उसके बाद। वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, जना हो कि पेपर क्लास ले ली 2-4 और बुरे साहब क्लास ली तो थी आपकी, बुरा काम नहीं, ठीक है। तो बच्चा एजी का होगा तो यहाँ इसको निकल लेगा क्रॉप एनिमल में, यहाँ थोड़ा डाउन हो जाता। मैथ वाला बच्चा इसमें भी अच्छा कर सकता है हमारे, इसमें मुझसे पढ़ के इसमें भी अच्छा कर लेगा, बायोलॉजी वाला इसमें भी अच्छा कर लेगा, इसमें भी अच्छा कर लेगा। पर एजी वालों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि पीसीएमबी में 4 विषय में जो 2 तो बहुत अच्छे हों, सोचो अच्छे क्या है, मैथ अच्छा है, 4 टॉपिक हैं, 4 अच्छा कर लो, क्या दिक्कत है। बायोलॉजी है, थ्योरी याद कर लो, क्या दिक्कत है। तो 4 में से 2 कॉलम बहुत स्ट्रांग हो, आपके 2 कॉलम स्ट्रांग हैं। मैथ वाला बच्चा, अगर कोई आईटी वाला बच्चा, वो 100 में से 100 नहीं ला सकता मैथ में, कुछ टफ पड़ेगा। पर इतना मानो एजी में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो 100 में से 95 नंबर लाना आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ इसको खड़ा कर लिया, पीसी में तो बेस अच्छे कर लो, 25 में से नंबर 19 है, 17, 18 ऐसे अच्छे नंबर कर लो। उसके बाद अगर दूसरे से कम रह भी जाते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों डरा मत करो कि मेरा फिजिक्स में टेंशन है, या मेरा मैथ बहुत वीक है, या मेरा केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता। अरे भैया क्यों डरना इतना, हमें सिलेक्शन चाहिए, मिलेगा, प्लानिंग से करो, डरो नहीं, चिंता मत करो, चिंतन करो। सर ने क्या बोला है, सर ने कि ढंग से बोला है, जितना हो मैंने ऐसे बोल दिया बच्चा टेंशन में, अरे मेरा फिजिक्स खराब है क्या करूँ। अरे एक खराब होने के चलते क्या मैं अपने 175 मार्क्स को जला दूं क्या, नहीं ना। अगर एक खराब भी है उसको सोचो, 25 में से अरे 10 नंबर तो आ जाए चलेगा, अरे मैंने 175 नंबर में दम लगाइए ना, डरते क्यों हैं आप। जो बच्चा एक जो तो वो वाली बात है एक्सक्यूज देना, फेल्योर बच्चा बोलता है ये बात, मेरा ये खराब है, ये मैथ में ये सेक्शन नहीं आता, मुझे ये नहीं हुआ। अरे ठीक है, एक सेक्शन को आगे क्यों ला रहे हो आप, एक बुराई को आगे क्यों खड़ा कर रहे हो। अरे आगे खड़ा होता सेनापति बनाइए अपने क्रॉप एनिमल को, अपने जो आपके अच्छे साइंस लगता है आपको, फिजिक्स जो भी लग रहा है आपको, आगे लाइए उसको, कमजोर को पीछे रखिए। आप उल्टा करते हैं, आप कमजोर को आगे ला देते हैं, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा बायोलॉजी कमजोर है। अरे भाई कमजोर क्यों आगे ला रहे हो आप, आपको मालूम है कमजोर है, आपको मालूम तो है, आज से ही सुधार करना सीखें, अभी पर्याप्त समय है, बट डरे नहीं आप, ठीक है। तो ऑल इन ऑल बहुत लंबा लेक्चर ना खींचें, तो आप इतना समझें प्लानिंग के लिए डेली पढ़ते रहें, और जितना भी हो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही मेरी टीम हो, और जो मुझे सुन पा रहे हैं मेरे फॉलोअर, आप भी मेरी टीम हो। आप जितना वीडियो लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जल्दी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी मैं लाइव आऊँगा, और जब लाइव आऊँगा ना, यकीन मानना आपकी एक एक बात का जवाब जब सीधे दूंगा ना आपको, तब बेहतर मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए बस छोटा काम करना है बेटा आपको, मेरे साथ आपको भी मैं थोड़ी सी करनी है, जो आपको पैसा कोई लगना नहीं इसमें, आपका इसमें कोई लॉस नहीं होना है, बस थोड़ा आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। आप जितने ग्रुप आपके हों व्हाट्सएप पे, ऐसे हमारे 300 नंबर आपके पास है, तो अगर एक बार भेज देंगे 300 नंबर पे, या अपने फेसबुक पे शेयर कर लेंगे, स्टेटस पे रख लेंगे वीडियो को, या मेरे कई चैनलों को, कई लिंकों को, तो थोड़ा मैं सोचूंगा यही मेरा फीस है और यही मेरी दक्षिणा है। बस मुझे इतना ही आपका प्यार चाहिए, और प्यारे बच्चों इतना अगर आप करते हैं मेरे लिए तो उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आप सबकी बेहद ज़रूरत है, हमें आप सबको टीम, हम सब टीम हैं, और जब टीम वाला काम होता है उसमें मज़ा आता है, ठीक है। बस इतना अंतर है, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं इस टाइप की मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो मेहनत आप भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है बेटा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों मेहनती हैं, बस मेरी मेहनत कितनी अच्छी हो सकती है ये आप पे निर्भर है। आप भी इसका लुत्फ उठाइए, आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी पढ़िएगा, और कोई मित्र हो उनको भी बताएं कि अगर आप इस लाइन के हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, नमस्कार।